कि नीतीश कुमार जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, जब भी उनके 17 साल 18 साल का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको सबसे बड़े काला अध्याय के तौर पर माना जाएगा। बेरोजगारी और पलायन बिहार की बड़ी समस्या है, ये बताने के लिए आपको पदयात्रा करने की जरूरत नहीं, लेकिन पदयात्रा करने से जो अनुभव मुझे मिला कि ये हम लोग समझते हैं कि बेरोजगारी सिर्फ गरीबों के लिए समस्या है, ऐसी बात नहीं। स्कूलों की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर, और कॉलेज की जो छवि है वो डिग्री बांटने के सेंटर के तौर पर है। पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। शायद ही कोई ऐसा घर है किसी गांव में जहां पर माता पिता पति पत्नी बाल बच्चे एक साथ रहते हैं, चाहे आप गरीब हो या अमीर। पलायन यहाँ बिहार के हर परिवार की सच्चाई है। जो अच्छे परिवार है, समृद्ध परिवार है, उनके भी बाल बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ने की रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो गरीब परिवार है उनके तो जीवन की नियति बन गई है कि साल में 10 दिन 15 दिन ही अपने घर के जवान जो लड़का है, बच्चा है, सवांग है, मर्द है, आके रहता है। बाकी पूरे साल घर में महिलाएं और बच्चे और बूढ़े यही है। पहले के जमाने में, आज से 15-20 साल पहले जो लोग खेती किसानी करते थे वो अपना पेट भरने के साथ साथ मेहनत करके 2-4 कट्ठा जमीन खेत खरीद पाते थे हर 5 साल 10 साल में। आज किसानों की समस्या ये है कि हर किसान परिवार, अगर उनके घर में कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, कोई नौकरी करने वाला नहीं है, तो हर 5 वर्ष में किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचना है। 60% बिहार के लोग आज भी भूमिहीन हैं। देश में सिर्फ 38% लोग भूमिहीन हैं। बिहार में 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो 40% लोगों के पास जमीन है उनमें 90% मतलब 40 में 35 आदमी 2 बीघे से कम का मालिक है। 90% से ज्यादा लोगों ने बताया कि धान उन्होंने 1200 से 1500 के दर से बेचा, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। कमोवेश यही स्थिति गन्ने की रही है, क्योंकि चंपारण, गोपालगंज, सीवान वाले, छपरा वाले एरिया में गन्ने की खेती पहले बड़े पैमाने पर होती थी। चीनी मिलों के बंद होने की वजह से गन्ने के जो किसान हैं वो पूरी तरीके से मिलों के मनमानी या बिचौलियों के हाथ में है, उनको अपने फसल का दाम नहीं मिलना है। जब अपनी यात्रा शुरू की थी भितियारवा से, उसके पहले मैंने आपका डिटेल इंटरव्यू भी किया था। 2500 किलोमीटर चलने के बाद बिहार के 2-3 मुख्य मुद्दे क्या है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं? तभी भी मैंने ये सवाल पूछा था, उसमें ग्राउंड सिचुएशन में कितना बदलाव आया है? खेती तो चलती रहेगी, लेकिन मुख्य मुद्दे क्या? मुख्य मुद्दे मैं हर जगह अपनी बात बताता हूँ। बिहार में अभी 2500 से ज्यादा गांव में जाने के बाद, 8 महीने गांव में रहने के बाद, मेरे हिसाब से बिहार की सबसे बड़ी लोगों की नजर में समस्या है वो बेरोजगारी और पलायन। बेरोजगारी और पलायन बिहार की बड़ी समस्या है, ये बताने के लिए आपको पदयात्रा करने की जरूरत नहीं, लेकिन पदयात्रा करने से जो अनुभव मुझे मिला कि ये हम लोग समझते हैं कि बेरोजगारी सिर्फ गरीबों के लिए समस्या है, ऐसी बात नहीं। बिहार में जो रिलेटिव बेसिस पे समृद्ध परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े किसान हैं, उनको भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए उतनी ही परेशानी है जितने गरीब व्यक्ति को। यही हाल कमोवेश पलायन की है। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन जो है ये गरीब और मजदूरों की समस्या है, ऐसी बात नहीं है। जब गांव में मैं गया हूँ 2500 गांव में, तो मैंने ये इसकी विकरालता का अनुभव किया है, इसके सामाजिक पहलुओं को हम लोगों ने देखा है। शायद ही कोई ऐसा घर है किसी गांव में जहां पर माता पिता पति पत्नी बाल बच्चे एक साथ रहते हैं, चाहे आप गरीब हो या अमीर। पलायन यहाँ बिहार के हर परिवार की सच्चाई है। अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चे 18 साल 20 साल की उम्र में मजदूरी करने चले गए। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, समृद्ध परिवार के हैं, तो भी 18-20 साल का जो बच्चा है या तो उससे पहले ही हॉस्टल में चला गया पढ़ने, या आगे की पढ़ाई के लिए उसको बिहार छोड़कर जाना है, नौकरी करने उसको बाहर जाना है। आपके घर में जो वृद्ध है उसको चिकित्सा के लिए बाहर जाना है। कोई ऐसा परिवार, रेयर ही कोई मिलता है गांव में, जो परिकल्पना है परिवार की वो कहीं ना कहीं बिहार से खत्म हो गई है।
हम 7 महीने से पैदल चल रहे हैं, तो लोग बता रहे हैं कि ये कितना बड़ा सेक्रीफाइस है कि अपने बाल बच्चों को छोड़कर ये पैदल चल रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। लेकिन मैं रोज ये बताता हूँ कि बिहार के ज्यादातर परिवारों की ये सच्चाई है कि वो अपने बाल बच्चों के साथ रहने का सुख आपको नहीं है, चाहे आप गरीब हो या अमीर। जो अच्छे परिवार है, समृद्ध परिवार है, उनके भी बाल बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ने की, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो गरीब परिवार है, उनके तो जीवन की नियति बन गई है कि साल में 10 दिन 15 दिन ही अपने घर के जवान जो लड़का है, बच्चा है, सवांग है, मर्द है, आके रहता है। बाकी पूरे साल घर में महिलाएं और बच्चे और बूढ़े यही है। जो लड़का भी यहाँ जवान हो गया, 18 साल 20 साल का हो गया, उसको अपना घर, अपना परिवार, अपनी मिट्टी छोड़कर जाना है और तब तक बाहर रहना है जब तक उसका शरीर जवान है, साथ दे रहा है। जब वो आदमी थकता है, 50-55 की उम्र में वापस आता है, बाहर मजदूरी करना, नौकरी करना बंद करता है, तो उसके घर में जो जवान लड़का है वो वापस जाता है। यही स्थिति कमोबेश अच्छे परिवारों की भी है, जहाँ लोग नौकरी रिटायरमेंट के बाद गांव में लौटे हैं, लेकिन जब गांव में वो लौट रहे हैं तब उनके बच्चे उनके साथ रहने की स्थिति में नहीं। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी और पलायन, इसकी विकरालता और इसका समाज पर जो असर है वो इतना गहरा असर है कि कहीं ना कहीं जीवन की लोगों ने इसकी सच्चाई मान ली है। अपने हस्बैंड के साथ रहना ये सोच ही नहीं है लोगों को मालूम है कि मेरा जो हस्बैंड है वो बाहर ही रहेगा। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या दिखी वो किसानों की समस्या है। क्योंकि खेती यहाँ बहुत बड़ा विषय है, तो किसानों की यहाँ समस्या है। बोलचाल की भाषा में लोग गांव में बताते हैं कि पहले के जमाने में, आज से 15-20 साल पहले, जो लोग खेती किसानी करते थे वो अपना पेट भरने के साथ साथ मेहनत करके 2-4 कट्ठा जमीन खेत खरीद पाते थे हर 5 साल 10 साल में। आज किसानों की समस्या ये है कि हर किसान परिवार, अगर उनके घर में कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, कोई नौकरी करने वाला नहीं है, तो हर 5 वर्ष में किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचना है। कोई घर में बीमार पड़ जाए, कोई शादी आ जाए, तो उसको जमीन बेचनी है। और उसके पीछे जो वजह मुझे समझ में आई है पिछले 8-9 महीने में पैदल चल के, वो 3 वजह है। पहला, बिहार में भूमि सुधार को लेकर जो काम नहीं किया गया 75 साल में, भूमि का मालिकाना हक वो किसी को पता ही नहीं। 60% बिहार के लोग आज भी भूमिहीन हैं। देश में सिर्फ 38% लोग भूमिहीन हैं। बिहार में 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो 40% लोगों के पास जमीन है, उनमें 90%, मतलब 40 में 35 आदमी 2 बीघे से कम का मालिक है। जमीनों का फ्रेगमेंटेशन इतना हो गया है परिवारों में बंटवारा होने की वजह से, यहाँ जो किसान है वो एकदम बहुत छोटा किसान है। तो खेती किसानी करने का जो यहाँ काम है वो कमाने का प्रयोजन नहीं है, वो खाने का प्रयोजन है। किसान वही उपजा पा रहा है जिससे उसका और उसके बाल बच्चों का पेट भर जाए। वो किसानी करके आमदनी का प्रयोजन नहीं है। सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं कि बिहार में 4 से 5% किसान ही आमदनी कर रहे हैं। बाकी लोग खेती करके अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं या फिर वो खेत में मजदूर हैं। तो पहली खेती की जो समस्या है वो भूमि से संबंधित है, भूमि सुधार के न लागू होने की वजह से। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल प्रबंधन को लेकर। बाढ़ यहाँ आता है, 50% खेती योग्य जमीन बाढ़ से प्रभावित है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन पैदल चलने के बाद मैंने ये देखा, महसूस किया कि बाकी के जो 50% जमीन है उसका भी एक बड़ा हिस्सा या तो वहां पानी के अभाव में वो सूखे से प्रभावित है, या दूसरी एक और जो बड़ी समस्या है, सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल के नदियों के रास्ते बदलने से जमीन के कटाव की। और सिवान के बाद जब अगर आप चलेंगे तो सिवान, छपरा, वैशाली और अभी समस्तीपुर में शुरू किया है मैंने, यहाँ पर जल जमाव की जो चवर की जो समस्या है, हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें पानी लगा हुआ है, एक बार लग गया तो 6 महीने साल भर वो पानी निकलता ही नहीं है। तो जल प्रबंधन, या तो बाढ़ से लोग प्रभावित है या सूखे से, और दोनों से अगर बच गए तो जल जमाव और नदियों से होने वाले कटाव की वजह से परेशान है।
लेकिन इन दोनों के बाद किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या अभी तक हमें समझ में आई है वो है उनके फसलों के दाम का न मिलना। इन सारी परेशानियों के बावजूद बिहार में जो किसान पैदा कर रहा है उसको उसके फसल के दाम नहीं मिलते। मैं जिस समय में चला हूं ये समय में धान की कटाई हुई है गांव गांव में। 90% से ज्यादा लोगों ने बताया कि धान उन्होंने 1200 से 1500 के दर से बेचा, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। कमोवेश यही स्थिति गन्ने की रही है, क्योंकि चंपारण, गोपालगंज, सीवान वाले, छपरा वाले एरिया में गन्ने की खेती पहले बड़े पैमाने पर होती थी। चीनी मिलों के बंद होने की वजह से गन्ने के जो किसान हैं वो पूरी तरीके से मिलों के मनमानी या बिचौलियों के हाथ में है, उनको अपने फसल का दाम नहीं मिलना है। इसका एक सरकारी आंकड़ा आपको बता देता हूँ। बिहार में पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही किसान सरकारी मूल्य पर बेचा है किसान ने, और गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1। अक्सर हम लोग कहते हैं कि पंजाब में किसान बहुत अच्छा है, तो आपके लिए बता देता हूं पंजाब में पिछले 10 साल में 70% गेहूं, 70% धान और 75% से ज्यादा गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य या उससे ऊपर के भाव पर बेचा गया है। बिहार में 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर बिका है। इसका एक आर्थिक अनुमान निकाला गया है, वो भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। बिहार में जो किसान फसल पैदा कर रहे हैं अलग अलग, उनको सही मूल्य न मिलने की वजह से हर साल का उनका घाटा है 20 से 25 हजार करोड़ रुपया। मतलब सारी परेशानियों के बाद किसान जो पैदा कर रहा है उसका दाम न मिल पाने की वजह से यहाँ के किसानों को हर साल 20 से 25 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। तीसरा और अंतिम जो एक बड़ी समस्या लोगों ने बताई, जो मैं देख रहा हूँ, बिहार में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। शिक्षा व्यवस्था यहाँ कभी बहुत अच्छी नहीं, मैं स्वयं यही सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूँ, लेकिन आज जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से स्कूली शिक्षा व्यवस्था उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया गया है। स्कूलों की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर, और कॉलेज की जो छवि है वो डिग्री बांटने के सेंटर के तौर पर है। पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। कई लोगों को, आपको हमको ऐसा लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब होने से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, ऐसी बात नहीं है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि अगर मान लीजिए कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से स्कूली शिक्षा खराब हो गई है, तो कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं है, कॉलेज में तो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, बिल्डिंग है, बच्चे हैं, वहां क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? मेरी समझ से अभी 2500 गांव में चलने के बाद जो मेरी समझ बनी है कि समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरी शिक्षा व्यवस्था का जो समायोजन था वो ध्वस्त हो गया। नतीजा ये हुआ कि जहाँ बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है, और कॉलेज में जहाँ तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तीनों है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो जब तक इस समायोजन को पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं खत्म हो सकती। 1 मिनट में एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने लगातार पिछले 3-4 महीनों से ये कहा है कि नीतीश कुमार जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, जब भी उनके 17 साल 18 साल का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको सबसे बड़े काला अध्याय के तौर पर माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल होके एक अच्छी सरकार बिहार में आ जाए तो टूटी हुई सड़क बन सकती है, नहर में पानी फिर से आ सकता है, बाढ़ की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब जीवन भर एक अच्छी सरकार आ भी जाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बन भी जाए, तो भी इन लोगों को शिक्षित समाज के पीछे ही रहना पड़ेगा। इसलिए जब भी इतिहास इस कालखंड का लिखा जाएगा तो मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना नीतीश कुमार के कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा।